नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके जो क्वेश्चन आंसर थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद आपके इसमें डिस्कस वाले कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो हम 1 to 4 वो उन क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया कि इस चैप्टर के नेशनलिज्म इन इंडिया के इसके पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद इसमें कुछ डिस्कस क्वेश्चन थे, उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1921। Then choose any 3 and write about their hopes and struggles to show why they joined the movement। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिफरेंट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स थे उन्होंने किन किन सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ कि उनका जो स्ट्रगल था, उनकी जो होप्स थी वो क्या थी, और उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, तो हम अगर बात करें इसकी तो पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था। महात्मा गांधी जब वो इंडिया नहीं आए थे उसके पहले ही 1909 में उन्होंने पूर्ण स्वराज नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने लिख रखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के ऊपर इसलिए कब्जा किए हुए हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि जो इंडियंस हैं या हम लोग जो हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपना सपोर्ट जो है वो खींच लें तो उनका जो कंट्रोल है वो हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा। सपोर्ट से मतलब क्या था कि एक तो हम उनकी बातें मान रहे हैं, जैसे जैसे वो कर रहे हैं करने दे रहे हैं, जो विदेश से चीज़ें आ रही हैं उसे हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो फ्लरिश हो रहे हैं। तो इस तरीके की बातें थी। अब यहाँ पर क्या था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो शुरू करना था, जिससे कि जो उनकी जिस तरीके से वो स्ट्रांग है, जिन वजहों से वो स्ट्रांग है, जब वो वजह ही नहीं रहेगी तो वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है 1921 में स्टार्ट करने की बात। अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट तो किया गया, लेकिन और जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन हुआ क्या कि जो भी ग्रुप्स थे सबने इसको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग इसको समझा और उसी तरह से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था उन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जो प्रमोशन वगैरह मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रही है, वो किसी मिल रही है, ब्रिटिशर्स को मिल रही है। काम तो बराबर ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इक्वलिटी के लिए इन्होंने किया। ठीक है, मर्चेंट क्लास की बात करें तो बाहर से चीज़ें आ रही थी, तो जो व्यापारी वर्ग था, जिस तरीके से इन्होंने जिन चीज़ों में पैसा लगा रखा था, एक तो इनसे विदेशी चीज़ों में भी पैसा लगाने को कहा जा रहा था, दूसरे जिन चीज़ों में इन्होंने पैसा लगा रखा था बाहर से चीज़ें आ रही, तो यहाँ के लोग जो है उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें घाटा हो रहा था, तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। जनरल पब्लिक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ले लिया। फार्मर्स रूरल एरियाज़ में देखें तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। उनकी लड़ाई किससे थी? तालुकदार, जमींदार की, जो कि उनसे रेवेन्यू वगैरह एक्स्ट्रा लेते थे। ठीक है, एक तो जमींदार अपनी तरफ से भी लेते थे, प्लस उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी था, इसलिए लेकिन उन्हें लेता कौन था? लेते ये जमींदार वगैरह ही थे। तो फार्मर्स के दुश्मन कौन हुए? वही जमींदार, तालुकदार यही हुए। तो इनकी उनसे लड़ाई थी। ट्राइबल्स जो थे तो उन्हें जंगलों से हटा दिया गया था। ठीक है, नए नए एक्ट ला दिए गए थे कि आप वहाँ नहीं रह सकते। जहाँ वो रहते थे, जो उनका लाइवलीहुड था, उसी से उनको हटा दिया गया था। तो इसलिए था। प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था। बहुत लंबे टाइम तक लोग अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते थे, बिना परमिशन वो उन प्लांटेशन एरिया जो था उससे बाहर नहीं जा सकते थे। तो इसलिए इनका जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का वो था, मोटिव था, वो ये था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किन किन ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा भी और भी ग्रुप्स थे, जैसे अगर हम देखें जो दलित थे वो थे, लेकिन वो उनका पूरा पार्टिसिपेशन नहीं था क्योंकि उन्हें चीज़ें जो थी अपने फेवर में उतनी नहीं समझ में आ रही थी। मुस्लिम लीग की बात करें तो वो उनका भी पार्टिसिपेशन था, मगर ज़्यादा नहीं था। ठीक, अब इसमें क्या करना था? 3 ग्रुप्स आपको लेने थे जिसके बारे में बताना है कि उन्होंने क्या स्ट्रगल फेस किया और उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास की बात करें
तो बच्चे जो थे, अब क्या था यहाँ पे स्वदेशी चीजें अपनाने की बात थी, ठीक है, कि हम जब उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे फ्लरिश होंगे। तो यहाँ पर बात हुई एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इसमें जो ये कौन थे, जो सिटीज में रह रहे थे, तो जो बच्चे थे स्कूलों में पढ़ रहे थे, तो गवर्नमेंट स्कूल थे वो विदेशी ही थे, तो जिसकी वजह से क्या था कि वो लोग उन बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेज जो थे वो छोड़ दिए। जो लोग जॉब कर रहे थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये फेस कर रहे थे कि वहां पर इक्वलिटी नहीं थी। तो इन्होंने मूवमेंट में किस तरह से पार्ट लिया, राइट टू इक्वलिटी के लिए ये इन्वॉल्व हुए मूवमेंट में, क्योंकि ये इक्वलिटी चाह रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स इन रूरल एरियाज, इनकी बात करें तो फार्मर्स जो थे इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, तो फार्मर्स जो थे, जो ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, तो वो क्या करते थे, इनसे काम ज्यादा लेते थे, साथ ही साथ इन पे कुछ भी रेंट लगा दिया, अगर रेंट जो था वो बढ़ा के लिया करते थे, अलग से रेवेन्यू लगा दिया करते थे, जहां पर ये खेती कर रहे हो लंबे टाइम तक नहीं करने देते थे, या इनकी भी जमीनों से इन्हें हटा दिया करते थे। इसके अलावा पेजेंट जो थे उनसे ये बेगारी पे काम कराया करते थे। बेगारी पे मतलब कि उसके एवज में उन्हें कुछ देते नहीं थे, फ्री में काम कराते थे। तो ये इस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे थे। तो इसलिए इनकी जो लड़ाई थी वो किसके लिए थी, ताल्लुकदार और जमींदार जो थे उनके लिए थी। तो जो फार्मर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, इनसे छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, कि अपनी लाइफ को सही से बिता सके और इनसे छुटकारा पा सके, जो लैंडलॉर्ड थे, ताल्लुकदार थे, इनसे। फिर आते हैं हम थर्ड, प्लांटेशन वर्कर्स। तो प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो 1859 में एक्ट ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन के तहत क्या किया गया, लोगों को जो प्लांटेशन थे, टी प्लांटेशन, कुछ जो थे काम करने जाते थे, उन्हें पीछे की बात नहीं पता थी कि वहां जाएंगे तो वहीं के होके रहना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ लोगों को जबरदस्ती वहां पकड़ कर ले जाते थे लोग काम कराने के लिए। अब जो लोग काम कर रहे थे तो ठीक है, काम करें, फिर अपने घर वालों से मिले, वहां अपना आया जाए तब तो ठीक है, लेकिन वहां पर काम कराया जाता था और बिना परमिशन के लोग बाहर नहीं जा पाते थे। बहुत लंबे टाइम तक लोग अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते थे। तो ये लोग इस तरह का स्ट्रगल फेस कर रहे थे। इन्होंने ज्वाइन क्यों किया, तो इस मूवमेंट को इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया, इन प्लांटेशन जो मालिक थे इनसे छुटकारा पाने के लिए। और उसी बीच वहां पे एक अफवाह भी फैल गई कि महात्मा गांधी आ गए हैं, अब वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस लिए था, कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, इसलिए था, हम उनकी चीजें नहीं यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हर किसी ने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग इसे लिया, और सबको यही लगा कि महात्मा गांधी आ गए हैं और हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग लिया। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्हें लगा कि महात्मा गांधी आ गए, अफवाह ये फैल गई कि सभी को लैंड मिलेगी, सब लोग वहां जाकर काम करेंगे, अपने अपने गांव में हम चल सकते हैं, लैंड मिल जाएगी, हम वहां पर खेती करेंगे, आराम से रहेंगे। तो लोग जो थे प्लांटेशन से भागने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, छोड़ छोड़ कर भागने लगे वहां से। और इस तरह से उन्होंने मूवमेंट में पार्ट लिया कि उन्होंने उनकी जो आज्ञा थी कि आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो, उसे उन्होंने डिसओबे किया और वहां से भाग निकले। ये और बात है कि निकलने के बाद उनकी बहुत ज्यादा पिटाई भी हुई। तो इस तरह से सभी ग्रुप्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसमें पार्टिसिपेट किया। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहली चीज कि आपको सॉल्ट मार्च जो है वो डिस्कस करना है, साथ ही साथ बताना है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का ये किस तरह से इफेक्टिव सिंबल था, यानी प्रतिरोध का किस तरह से ये इफेक्टिव सिंबल था, ये आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले सॉल्ट मार्च की हम लोग बात करेंगे। तो सॉल्ट मार्च जो था वो क्या था, कैसे था, आप लोग को इसका अंदाजा तो होगा। तो सॉल्ट मार्च पे अगर हमें डिस्कस करना है तो महात्मा गांधी ने लोगों को एक साथ लाने के लिए, क्यों, क्योंकि पहले जो मूवमेंट हुए वो नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन लोगों ने उसको अपने अपने तरीके से लिया और वो वायलेंट हो गए। अब महात्मा गांधी ने सोचा कि लोगों को इसके लिए पहले ट्रेन करना होगा, उसके बाद हम लोग कोई मूवमेंट जो है वो शुरू करें। तो सबको साथ में लाना होगा, मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और उन चीजों को समझें। तो इसके लिए उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि एक कुछ ऐसी चीज ली जाए जो कि सभी पे असर हो, जिसका या सभी के हित की हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इरविन को 31 जनवरी 1930 को, ठीक है, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने, जो इंडिया का वायसराय था लॉर्ड इरविन, उन्हें एक लेटर लिखा जिसमें कि 11 डिमांड उन्होंने रखी थी। उन डिमांड में कुछ सिंपल सी डिमांड थी और कुछ खास डिमांड थी, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम बात करें तो सबसे मेन डिमांड जो थी वो क्या थी, सॉल्ट पर से टैक्स हटाने को लेकर थी।
उन्होंने इस डिमांड को ही क्यों चुना, महात्मा गांधी ने सॉल्ट के लिए क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि सबको साथ में लाना है तो कुछ ऐसी चीज रखनी है जो कि सभी के हित के लिए रहे, यानी कि इसको कोई बड़े से बड़ा इंसान है वो भी खाएगा, छोटा है वो भी यूज करता है सॉल्ट, अमीर है वो भी यूज करेगा, गरीब है वो भी यूज करेगा, जो रोजगार में है वो भी यूज करेगा, जो अनएम्प्लॉयड है वो भी यूज करेगा, शहर वाला भी यूज करेगा, गांव वाला भी यूज करेगा। यानी कि नमक एक ऐसी चीज थी जिसे कि सभी यूज करते, इसीलिए उन्होंने इसका मुद्दा उठाया। ठीक है, तो सॉल्ट पर से टैक्स हटाने की डिमांड उन्होंने मांगी और उन्होंने बोला अगर 11 मार्च तक ये डिमांड नहीं मानी जाएगी तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस कर देगी। इरविन जो कि झुकने को तैयार नहीं था तो उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी, जिसकी वजह से 11 मार्च के बाद गांधी जी ने अपने ट्रस्टेड 78 वॉलंटियर्स को साथ लिया और उसके बाद उनके आश्रम से 240 माइल दूर दांडी के लिए उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। पर डे वो 10 माइल्स तक चलते थे। जिस तरह से ये यात्रा जो थी वो 24 डेज में कंप्लीट हुई। ठीक, अब ये महात्मा गांधी जो थे ये दांडी के लिए मार्च तो कर रहे थे, दांडी तक जा तो रहे थे, साथ ही साथ इनके साथ जो इनके वॉलंटियर्स थे वो थे, उसके साथ ही साथ उन्हें जो भी रास्ते में मिलता जा रहा था उनसे वो बातें कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। किस लिए? कि वो सिविल डिसोबीडियंस के बारे में लोगों को समझा रहे थे कि लोगों को साथ आना होगा और शांतिपूर्ण डिसोबीडियंस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बात करते हुए वो पहुंचे कब? 6 अप्रैल को वो पहुंचे दांडी। वहां पर जाकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाकर सिविल डिसोबीडियंस जो था या फिर कह सकते हैं कानून का जो उल्लंघन था वो उन्होंने किया। ठीक है, यहाँ डिसोबीडियंस किया क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से रोक थी, कोई जा नहीं सकता था, नमक पे टैक्स था, नमक आप अपने से बना नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वहां पर नमक को बनाकर नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने डिसोबीडियंस जो था वो दिखाया और इसमें लोग जो थे उनके साथ उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक, तो ये हमारी चर्चा हो गई किस पे? ये हमारी चर्चा हो गई सॉल्ट मार्च पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है कि कितने माइल था और कितने वॉलंटियर्स थे, ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या था कि कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ये किस तरह से इफेक्टिव सिंबल था। तो इसी तरह से था कि इन्होंने क्या किया कि लोगों को साथ में ले गए और नमक को उबालकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक को बनाकर उन्होंने उस कानून को तोड़ा। अब जब लोगों में ये जागरूकता आ गई और इन्होंने लोगों को भाई तैयार भी किया उस हिसाब से, तो लोग जो थे जिन जिन चीजों पर रोक लगाई गई थी उसका भी सिविल डिसोबीडियंस के अंतर्गत उसको लाते गए। जैसे कि सॉल्ट कानून जो था उसे उन्होंने तोड़ा, शराब की जो दुकान थी उसकी पिकेटिंग की गई, उसके साथ ही साथ क्या किया गया कि जो ट्रेडर्स थे उन पे जिस तरीके से रोक लगी गई हुई थी, या फिर जो बागानों में जो लोग काम करते थे, प्लांटर्स जो थे, उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा था, तो उन्होंने वो भी वहाँ से अपने हटने को कि कानून जो था उस तरीके से तोड़े, तो वो भी उन जगहों को छोड़कर चले गए। उसके साथ ही साथ जो ट्राइबल्स थे जिन्हें कि जंगलों से हटा दिया गया था वो वापस जंगलों में जाने लगे। बस शर्त ये थी कि इसको हम लोग जो है सिविल डिसोबीडियंस जो है वॉयलेंट ना होने पर शांति तरीके से हमें डिसोबीडियंस करना है। ठीक है, आई होप कि आंसर जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इमेजिन यू आर अ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मेंट टू योर लाइफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इमेजिन करना है कि आप एक वुमेन हो और आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया है। लाइफ को लेकर अब आपका क्या नजरिया है या क्या एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है। तो जिस टाइम की ये बात है उस टाइम जो वुमेन थी उन्हें राइट्स नहीं थे कि वो घर से बाहर आएं, या जो बाहर आ भी रही हैं तो उन मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करें या फिर लोगों के अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, ये सब उनको आज़ादी नहीं थी। तो जब इसमें पार्टिसिपेशन किया गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग अपने को इमेजिन कर रहे हैं तो इसमें पार्टिसिपेशन के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें घर में ही नहीं रहना है। ठीक है, हमें मतलब ये समझ में आया कि हम बाहर आके फाइट कर सकते हैं, सिर्फ हम घर के लिए नहीं बने हैं। ठीक, इसके अलावा जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, जो गलत कानून बने हैं उनको हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा
कि हमारा काम सिर्फ घर में ही रहना नहीं है, हमारा जो उत्तरदायित्व है वो हमारे देश के लिए भी है। ठीक है, तो हम देश सेवा में भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस थे वो उस समय की विमेन में आए, या फिर हम लोग अपने लिए बोल सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेशन के बाद ये एक्सपीरियंस हमारे साथ आए कि बाहर आकर फाइट करना है, जो मूवमेंट्स हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम उसे लीड कर सकते हैं। ठीक है, इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी पावर इससे हमने पहचानी। क्यों? क्योंकि हमें पहले घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, और जब हमने इसमें पार्टिसिपेशन किया तो हमें अपनी पावर के बारे में समझ में आया, और हमने अपनी पावर जो थी वो शो भी की। ठीक है, उसके अलावा हमें एक्सपीरियंस हुआ सोशल सर्विस का, समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का, हमें क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमारी जिंदगी लाइफ क्या थी कि हमें बस घर में ही रहना है, घर परिवार को ही संभालना है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हमें एक्सपीरियंस हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि ये चीज़ें ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, तो इसे आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स हुए, या फिर इसमें और भी पॉइंट्स आप अपने से ऐड कर कर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लोग जो थे, विमेन जो है, उन्होंने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, या फिर कह सकते हैं अगर हम अपने को इमेजिन कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि हम जो है वो राष्ट्र सेवा भी कर सकते हैं, नेशन के लिए नेशन सर्विस भी हम कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के क्वेश्चन पर पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो आपस में बटे हुए क्यों थे। तो पहली चीज अगर हम जानेंगे इसमें, तो समाज जो था अगर हम देखें तो अपर क्लास, लोअर क्लास और मुस्लिम्स, इनमें एक तरह से बटा हुआ था। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो एक तरह से कहा जाता था कि अपर क्लास वालों की ही पार्टी है, जिसकी वजह से जब सिविल डिसोबीडियंस था तो उसमें अगर हम देखें तो जो मुस्लिम्स थे या जो ये लोअर क्लास के थे, जिन्हें बाद में शेड्यूल क्लास कहा गया, जो दलित थे, इनका पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ही कम था। क्यों था? क्योंकि ये नाराज थे, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें इनका मानना था कि अपर कास्ट के ही लोग हैं। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की क्या सोच थी। महात्मा गांधी की सोच जो थी वो थी कि दलित जो है या फिर जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच का जो फर्क है वो खत्म करना चाहिए और सभी एक बराबर है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें इस तरीके का पाप जो है वो छोड़ना चाहिए और सबको साथ में आना चाहिए। हर काम को हर कोई कर सकता है। इसी वजह से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने टॉयलेट वगैरह क्लीन करके भी दिखाया, सड़कों पे झाड़ू भी लगाया, जो सामान वगैरह वैसे ढोने वाले काम करते थे वो सब काम भी करके दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये काम सभी कर सकते हैं। लेकिन जो दलित वर्ग था उनका वो थोड़ा सा इन समाज से कटा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें जो प्रेफरेंस है वो सही कब मिलेगी, जब पॉलिटिकल पार्टी में उनका प्रवेश सही तरीके से होगा। यानी कि उनकी डिमांड थी कि उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो था उसका इंतजाम किया जाए, मतलब अलग से उनके लिए चुनाव जो है वो कराया जाए, अलग से उनको एरिया दिया जाए जिससे कि वहां से वो जीते। तो मतलब अगर वो वहां से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां से वो जीतेंगे, तो एक क्या होगा कि पॉलिटिक्स में उनका कह सकते हैं प्रवेश जो है वो एंट्रेंस जो है वो उनका खुलेगा। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे कि उनका अलग से इलेक्शन होना चाहिए, अलग से उनको एरिया मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी जो मांगे थी। जब सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन जो था, कॉन्फ्रेंस जो था, वो हुआ कब, 1930 में। तो उस टाइम में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में इन्हीं बातों को लेकर क्लैशेस हुए। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 1930 में, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में इन्हीं चीज़ों को लेकर क्लैशेस हुए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ये चाहते थे कि जो दलित हैं उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंतजाम किया जाए कि अलग से उनके चुनाव जो हैं वो हो, जिसमें पार्टिसिपेशन जो होगा वो सिर्फ दलित का होगा। ठीक है, तो जब ये डिमांड वहां पर रखी गई तो महात्मा गांधी जो थे वो इससे नाराज हो गए और यहाँ से उन्होंने बात करी आमरण अनशन की। मतलब ये कि जब तक डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो फास्ट रहेंगे, अगर ऐसा होता है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिमांड मान ली थी। उन्होंने भी क्यों मान ली? क्योंकि उन्हें दिख रहा
था कि ज़्यादा पावरफुल जो है महात्मा गांधी हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से जो डिमांड हो रही है, अगर हम इसे मान लेते हैं तो इनके बीच में भी फूट पड़ सकती है। तो इसलिए उन्होंने उस डिमांड को माना, और डिमांड मानने के बाद महात्मा गांधी जो थे वो नाराज हो गए और आमरण अनशन पर चले गए, जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने बाद में इनकी बात मान ली। अब महात्मा गांधी जो थे वो नाराज क्यों हुए? महात्मा गांधी का ये कहना था कि जो हम यूनिफिकेशन चाह रहे हैं, कि सबको एक साथ ला रहे हैं, अगर इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का इंतजाम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये प्रक्रिया अगर चलेगी, प्रोसेस चलेगा, तो क्या होगा, समाज जो है वो एक नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने इसके लिए मना कर दिया और आमरण अनशन पर चले गए। फिर आगे हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी बात मान ली, जिसकी वजह से पूना पैक्ट, पूना पैक्ट जो था 1932, वो उस पर सिग्नेचर जो थे वो हुए महात्मा गांधी और अंबेडकर के। यहाँ पर डिमांड क्या मानी गई? डिमांड ये मानी गई कि जो प्रोविंसेस और सेंट्रल के काउंसिल के जो इलेक्शंस हैं उसमें जो दलित्स हैं वो पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन उनको अलग से जो इलेक्टोरेट की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, वो जनरल तरीके से ही होगी, सामान्य तरीके से ही होगा जैसा होता आ रहा है। ऐसा नहीं कि दलितों का अलग से चुनाव जो है वो कराया जाएगा। उनको सीट तो उनकी रिजर्व करनी मान ली गई, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, सीट रिजर्व करना मान लिया गया, लेकिन उनके लिए अलग से क्षेत्र जो था वो उस पे डिमांड जो थी उस डिमांड को नहीं माना गया, जिसके तहत पूना पैक्ट सितंबर 1932 जो था उस पे साइन हुआ। तो यहाँ पर क्या था, जो दलित थे उनकी एक डिमांड मान ली गई कि उनके लिए सीट जो है वो रिजर्व रहेगी, लेकिन उनको फिर भी ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो साथ तो किसका दे रही है, अपर कास्ट वालों का ही देगी, तो इसलिए वो बटे हुए थे। ठीक, अब बात करते हैं हम मुस्लिम्स की तरफ आ जाते हैं। उसमें भी अगर हम देखें, मुस्लिम्स में अगर हम देखें तो वहां पर भी क्या था कि जो पहले खिलाफत आयोग के लिए बात हुई थी महात्मा गांधी से कि उसमें पार्टिसिपेशन किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस जो थी उससे धीरे धीरे ये चीज जो थी वो हटने लगी, तो जो मुस्लिम्स थे वो नाराज रहने लगे, जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि उधर भीमराव अंबेडकर की तरफ से क्या नाराजगी थी, दलित की तरफ से क्या नाराजगी थी। फिर आगे हम इसमें बात करें तो खिलाफत आयोग की जो डिमांड थी या जो साथ लेकर चलने की बात थी, उससे कांग्रेस जो थी वो पीछे हटने लगी, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे वो नाराज होने लगे और इसी वजह से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, अब जब उन्होंने पार्टिसिपेशन उसमें मतलब किया, लेकिन बहुत थोड़े स्तर पर किया, छोटे स्तर पर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, और ये लोग एकजुट होकर रहते थे। जैसे दलित थे उनका आपस में एसोसिएशन बना था, मुस्लिम थे इनका आपस में एसोसिएशन बना था, तो इनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी। फिर इसके साथ ही साथ जब मुस्लिम जो थे तो मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने क्या देखा कि जो कांग्रेस है उसका उठना बैठना मिलना जुलना जो है वो ज्यादा किससे है, हिंदू महासभा के लोगों के साथ है, जिसकी वजह से ये और नाराज होने लगे और इस तरीके से ये कांग्रेस से दूर होने लगे। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दूर हो रहे हैं, लोगों के बीच में क्या है, मतभेद जो थे वो बढ़ रहे थे, और जितने ही मतभेद बढ़ रहे थे तो जगह जगह पर इसकी वजह से राइट्स जो थे वो हो रहे थे। इसी वजह से जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के में आपस में बटे हुए थे। वहां दलित जो थे उनका अलग से था कि हमको अलग से क्षेत्र दिया जाए, यहाँ मुस्लिम जो थे उनका था कि अलग से क्षेत्र दिया जाए, और महात्मा गांधी का था कि सबको साथ लेकर चलना है। इसी वजह से लोग जो थे वो आपस में बटे हुए थे। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है।